आईआईटी रुड़की ने जो एमबीए का फॉर्म का डेडलाइन था उसको एक्सटेंड कर दिया है। तो अगर आप कंसिडर कर रहे हो आईआईटी रुड़की से एमबीए करने के लिए तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। इस वीडियो में हम देख रहे होंगे आईआईटी रुड़की एमबीए प्रोग्राम का प्लेसमेंट डिटेल, पूरा फुल फ्लेज प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे होंगे। आरओआई कितना मिल रहा होगा आपका, बैच का प्रोफाइल के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्रिटिकल डेडलाइंस क्या है, यानी कि जब आप फॉर्म अप्लाई करो कितने बाद आपका शॉर्ट लिस्टिंग वगैरह आ जाएगा, कट ऑफ वगैरह कितना हो सकता है। फिर लास्ट में हम ये भी देख रहे होंगे कि एडमिशन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होंगे, किन के लिए बेस्ट होगा। तो सबसे पहले मूव करते हैं प्लेसमेंट को लेके। तो ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो जो प्लेसमेंट यहाँ का है, जो एवरेज सीटीसी है आईआईटी रुड़की का, वो है 17.91 लाख। ठीक है। अगर मैं मीडियन सीटीसी की बात करूँ तो वो है 17.64। अगर हाईएस्ट की बात करूँ तो वो है 24 एलपी। अब बात कर लेते हैं जो इसका प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है, उसमें आपको क्या क्या पढ़ाया जाता है। तो ईयर वन में जो होता है वो कोर आपके सब्जेक्ट्स पे फोकस किया जाता है, जैसे कोर मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स हो गए, फाउंडेशनल प्रिंसिपल हो गए, ये आपका पूरा का पूरा होता है ईयर वन में। ईयर टू में क्या होता है, स्पेशलाइजेशन होता है जिसमें डोमेन फोकस और इंडस्ट्री एक्सपोजर किया जाता है, और बीच में आपको क्या करना होता है, समर इंटर्नशिप करना होता है। इस प्रोग्राम का जो ड्यूरेशन है वो 2 साल का है। इसमें 8 एकेडमिक टर्म्स होते हैं। जो कोहोर्ट आपका पढ़ेगा उसमें अगर मैं लास्ट बैच की बात करूँ तो उसमें कितने इंजीनियर्स थे, कितने नॉन इंजीनियर्स थे। तो उनका एकेडमिक बैकग्राउंड की मैं बात करूँ तो 32.5% ऐसे कैंडिडेट थे जो कि नॉन इंजीनियर्स थे, और 67.5% ऐसे थे जो कि इंजीनियर्स थे। अगर मैं वर्क एक्स और फ्रेशर्स की बात करूँ तो 49% ऐसे कैंडिडेट थे जो फ्रेशर थे, और 51% क्या थे, वो उनका वर्क एक्सपीरियंस था। तो ये पूरा ओवरऑल क्या होने वाला है, आपका कोहोर्ट होने वाला है आईआईटी रुड़की में। डोमेन स्ट्रेंथ की बात करो तो कौन कौन से इसमें स्पेशलाइजेशन ऑफर किए जाते हैं, तो इसमें आपका मार्केटिंग हो गया, ऑपरेशन हो गया, आईटी एनालिटिक्स हो गया, फाइनेंस हो गया, और ह्यूमन रिसोर्सेज हो गया। अब बात कर लेते हैं जो आपकी टोटल सीट्स कितने होने वाली है। तो इस बार जो कैट के थ्रू जो टोटल सीट्स होने वाली है वो है 95। करंट बैच की बात करो तो इसमें 80 जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या है, वो इनरोल्ड हैं। तो ये आपके बैच के बारे में हो गया। अब बात करते हैं क्रिटिकल टाइमलाइन डेडलाइन के बारे में बात कर लेते हैं। इसका जो फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हुआ तो 9 जन से स्टार्ट था, और अभी जो इसका फॉर्म का डेडलाइन है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। ये हो गया 15 फरवरी। आप शाम के 5 बजे तक क्या कर सकते हो, फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो आप लेट ना करो, अभी जाके अप्लाई कर दो। ठीक है। शॉर्टलिस्ट जो होके निकल के आएगा, जो शॉर्टलिस्टिंग आएगा वो 3rd वीक ऑफ फरवरी आएगा। रिजल्ट अनाउंस होगा 1st वीक ऑफ मई, और जो ऑनबोर्डिंग स्टार्ट होगा वो 14 जुलाई से स्टार्ट होगा। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर ले तो इसमें स्टैंडर्ड एंट्री है। जैसे अगर आपके पास बैचलर डिग्री है यूजीसी इलेक्ट्रॉनिक्स से तो आप एलिजिबल हो। आपके पास वैलिड कैट 2025 का स्कोर कार्ड होना चाहिए। मिनिमम होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए, मिनिमम 60% होना चाहिए। और जो SC ST के लिए कितना है, 55% है। इसमें फाइनल स्टूडेंट भी क्या है, आपके एलिजिबल हैं। आईआईटीज के लिए उन्होंने क्या कर दिया है, जो आईआईटी जेई के थ्रू आपके कैंडिडेट हैं उनके लिए क्या कर दिया गया, कैट इसमें जरूरत नहीं है। ठीक है। तो कैट की जो स्कोर रिक्वायरमेंट है उसकी जरूरत नहीं, वो एग्जामटेड है। उनका मिनिमम सीजीपीए कितना होना चाहिए, वो 7 होना चाहिए। और नॉर्मल स्टूडेंट के लिए ये स्टैंडर्ड एंट्री वालों के लिए है। ठीक है। बैचलर डिग्री, फिर आपका कैट का जो वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए वो होना चाहिए आपके पास। फिर सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले जो आता है वो शॉर्ट लिस्टिंग आता है आपकी कैट 2025 एकेडमिक प्रोफाइल और डाइवर्सिटी पे। फिर आपका असेसमेंट होता है जिसमें आपके ऑफलाइन ग्रुप में आपका डिस्कशन होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा, और फिर फाइनल सिलेक्शन आएगा 3rd स्टेप में, जो कि मेरिट लिस्ट होगा जिस बेस्ड ऑन कंपोजिट स्कोर। तो ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की मैं बात करूँ तो जनरल कैंडिडेट अगर हो और आपका जो परसेंटाइल है वो 90 से 94 के है तो आप कर सकते हो कि आप सेफ जोन में हो। ओबीसी के लिए, ओबीसी और एनसी के लिए 85 से 89, ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 85 से 88, एससी के लिए 70 75, एसटी के लिए 65 टू 70। ठीक है। और जो आपका ऑफिसर सिलेक्शन होगा वो GDNPI परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। इंटरव्यू लॉजिस्टिक की बात करें तो आपके कुछ ऐसे सेलेक्टेड लोकेशन है जहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा, ऑफलाइन इंटरव्यू। उसमें आपका रुड़की है जहाँ पे आपका जो डेट डिसाइडेड है वो 12 से 15 तारीख तक है। ग्रेटर नोएडा में मार्च 6 से 8, कोलकाता में 27 मार्च से 29 मार्च, और बेंगलुरु में आपका 19 मार्च से 22 मार्च जो होगा, यहाँ पे ऑफलाइन GDNPI क्या होंगे आपके हो सकते हैं। अब इन्वेस्टमेंट की बात करें तो टोटल जो फी लगने वाला है जब आप फॉर्म को अप्लाई करोगे तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट के लिए आपको 1600 पे करना होगा। SC ST और PWD कैंडिडेट के लिए 800 पे करना होगा, और जो फीमेल कैंडिडेट है उनको कुछ भी पे नहीं करना है। तो अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो मस्ट आपका है कि आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दो। अगर आपके जो कैट का परसेंटाइल है वो मतलब 90 के आसपास है तो आप डेफिनेटली वो कर सकते हो। अगर 88 87 भी है तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, क्योंकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मतलब कोई फॉर्म का फी नहीं लगने वाला है। टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करो तो आपको 12 से 13 लाख रुपए यहाँ पे टोटल आपका फी लगने वाला है। समझ में आ गया। तो ये आपका टोटल इन्वेस्टमेंट के बारे में हो गया। अब बात कर लेते हैं कि किसको अप्लाई करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। तो अगर आपका एम है एनालिटिक्स, ऑपरेशन और कंसल्टिंग के लिए तो ये आप एक अच्छा हो सकता है प्लेटफॉर्म, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अगर आप ROI कंसिडर कर रहे हो तो आप देखिए ROI इसका अच्छा है। फिर अगर आपको ROI के साथ IT का टेक्निकल ब्रांड चाहिए तो आप कंसिडर कर सकते हो।
इनको कंसिडर नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर आप हार्डकोर मार्केटिंग के लिए जाना चाहते हो तो ये आपके लिए अच्छा नहीं हो सकता है। अगर आप लो प्रेशर एकेडमिक एनवायरनमेंट देख रहे हो तो भी क्या इसको कंसिडर नहीं कर सकते हो। अगर आप थोड़ा-सा एकेडमिक्स जो रिगरस है वो मेंटेन कर सकते हो, तो आपके लिए अप्लाई करना यहाँ पे सही होगा।